हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। प्रश्नों की संख्या 30 रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देखकर स्टडी कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक कराया जा चुका था, यहाँ से कराना है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा दी है? संबंधात्मक भूमिका की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? इनमें से ऑप्शन है न्यूकॉम्ब, किम्बॉल यंग, रॉबर्ट बियरस्टेट, एसएफ नाडेल। संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पर नाडेल होगा, ठीक है, एसएफ नाडेल होगा। डी यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। इन्होंने संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका की बात की थी। जो संबंधात्मक भूमिका होती है वो पूरक भूमिका होती है, ठीक है। ये क्या होती है? पूरक भूमिका होती है। अब व्यक्ति है, पति की भूमिका तभी निभा पाएगा जब उसकी पत्नी होगी, ठीक है। तो संबंधात्मक भूमिका पूरक भूमिका होती है। एक इन्होंने बताई थी गैर संबंधात्मक भूमिका, ठीक है। गैर संबंधात्मक भूमिका की बात की थी नाडेल ने। ये स्वतंत्र भूमिकाएं होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये स्वतंत्र भूमिका होती है। इसमें कौन कौन आ जाएंगे? इसमें कवि आ जाएंगे, ठीक है, साधु आ जाएंगे, फकीर आ जाएंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। और अगर स्टेटस एंड रोल की बात की जाए, सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से किसने बात की? तो रॉल्फ लिंटन ने की थी। याद रखिएगा, रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले स्टेटस एंड रोल की व्यवस्थित तरीके से बात की थी। किस पुस्तक में? द स्टडी ऑफ मैन में की थी। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये इनकी पुस्तक है। इन्होंने सबसे पहले प्रस्तुति और भूमिका की व्यवस्थित तरीके से बात की थी। प्रस्तुति के दो प्रकार, प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति बताए थे, ठीक है। प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति की बात इन्होंने की है और इस पर क्लास भी ली जा चुकी है, जिसका कि फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित प्रस्तुति और जो भूमिका है उससे संबंधित जितने भी अवधारणाएं हैं उन सभी को क्लास में कराया गया है। तो इस टॉपिक को ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा अपने एग्जाम से पहले। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, गैर संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा किसने दी है? एसएफ नाडेल, वार्नर, बियरस्टेट, न्यूकॉम्ब। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही क्या होगा बताइए। गैर संबंधात्मक भूमिका भी बताया गया, संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक भूमिका की बात नाडेल ने की है, ठीक है। न्यूकॉम्ब की बात की जाए तो न्यूकॉम्ब ने बताए हैं निर्धारित भूमिका और भूमिका व्यवहार की बात की है, ठीक है। एक इनका हो जाएगा निर्धारित भूमिका और भूमिका व्यवहार। निर्धारित भूमिका और भूमिका व्यवहार हो जाएगा। निर्धारित भूमिका जो कि मानदंडों के अनुसार निर्धारित होती है, और जो भूमिका व्यवहार होता है तो किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा जो विशिष्ट व्यवहार किया जाता है उसे ही हम भूमिका व्यवहार कहते हैं। या हम ऐसे समझे कि किसी परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार को ये दर्शाती है भूमिका व्यवहार, ठीक है। किसी परिस्थिति में व्यक्ति की किसी परिस्थिति में जो व्यक्ति का व्यवहार होता है उसी को हम भूमिका व्यवहार कहते हैं। तो ये दो प्रकार, निर्धारित भूमिका और भूमिका व्यवहार, न्यूकॉम्ब द्वारा बताए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, द्वितीयक संस्था की अवधारणा किसकी है? समनर, पार्सन्स, गॉफमैन, मैकेवर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं समनर, पार्सन्स, गॉफमैन, मैकेवर। यहाँ पर ऑप्शंस है। द्वितीयक संस्था की अवधारणा पूछी जा रही है, किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पर सही होगा पार्सन्स, ठीक है, पार्सन्स सही होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीयक संस्था। और इसके अलावा संस्थाकरण की अवधारणा भी पार्सन्स ने दी है, ठीक है। द्वितीयक संस्था और संस्थाकरण की अवधारणा पार्सन्स ने दी है। संस्था के विकास की अवधारणा, संस्था के विकास की अवधारणा समनर द्वारा दी गई है। संस्थाकरण और द्वितीयक संस्था की अवधारणा ये दी गई है पार्सन्स द्वारा। गॉफमैन की बात की जाए तो इन्होंने संपूर्ण
संपूर्ण संस्था की अवधारणा दी है। टोटल इंस्टीट्यूशन या समग्र संस्था जिसे कहते हैं, ये गॉफमैन का है। ठीक है, इसे ध्यान में आप रखेंगे, एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, मूल्यों की सामाजिक संरचना निम्नलिखित में से किसकी कृति है? इरावती कार्वे, राधा कमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मूल्यों की सामाजिक संरचना निम्नलिखित में से किसकी कृति है? सही क्या होगा? राधा कमल मुखर्जी होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और राधा कमल मुखर्जी ने समाजशास्त्र को समाज का महाविज्ञान कहा था। जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र को समाज का महाविज्ञान कहा था। इसे आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है समाजशास्त्र समाज का महाविज्ञान है, किसके द्वारा कहा गया है? राधा कमल मुखर्जी के द्वारा कहा गया है। इनकी कुछ बुक्स देख लेते हैं, जैसे कि पहली है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, दूसरी हो जाएगी द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये हो जाएगी। इसके अलावा द सिंबॉलिक लाइफ ऑफ मैन, द सिंबॉलिक लाइफ ऑफ मैन। ठीक है, ये हो जाएगी। एक पुस्तक है अ सिटी इन ट्रांजिशन, अ सिटी इन ट्रांजिशन, ये हो जाएगी। तो द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज, द सिंबॉलिक लाइफ ऑफ मैन, अ सिटी इन ट्रांजिशन, ये किसकी पुस्तकें हो जाएंगी? राधा कमल मुखर्जी की हो जाएंगी। विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, या किसने कहा है कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है? किंग्सले डेविस, इलियट एंड मैरिल, मैकेवर एंड पेज, ऑकबर्न यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से ये किसने कहा कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है? सही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इलियट एंड मैरिल होगा, यहाँ पर बी होगा सही। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। मैलिनोवस्की ने क्या कहा था परिवार के बारे में? कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसे व्यक्ति पशु अवस्था से अपने साथ लेकर के आया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसे व्यक्ति पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। ये मैलिनोवस्की के द्वारा कहा गया है। किंग्सले डेविस ने क्या कहा था? कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित है, नातेदार है, वह परिवार है। ठीक है, परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित है, नातेदार हैं। पार्सन्स ने जो कहा था वो इंपॉर्टेंट है कि परिवार एक ऐसा कारखाना है या फैक्ट्री है जो मानवीय व्यक्तित्व को उत्पन्न करता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परिवार एक फैक्ट्री है या कारखाना है जो मानवीय व्यक्तित्व को उत्पन्न करता है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ होगा विकल्प बी सही। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, कृषक समाज से औद्योगिक समाज को भिन्न करने का सही आधार क्या है? वर्ग पृथक्करण, जाति पृथक्करण, सामाजिक संबंधों के प्रकार या फिर टोटेमवाद। यहाँ पर क्या होगा? कृषक समाज से औद्योगिक समाज को भिन्न यानी अलग करने का जो सही आधार पूछा जा रहा है वो क्या है? तो यहाँ पर सामाजिक संबंधों के प्रकार होगा। ठीक है, सामाजिक संबंधों के प्रकार होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। कृषक समाज, इससे इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, है ना, जनजाति समाज, ये सभी कंप्लीट कराए जा चुके हैं। ये जो अवधारणा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दी गई है। किस पुस्तक में इन्होंने ये अवधारणा दी है? पुस्तक का नाम क्या है? पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर है। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर ये पुस्तक है। इस पुस्तक में रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी और इनका कहना था कि जब रूरल सोसाइटी से ट्राइबल सोसाइटी को हम अलग कर देते हैं, जब हम ग्रामीण समाज से जनजातीय समाज को अलग कर देते हैं, तो जो शेष बचा हुआ भाग होता है उसे ही हम कृषक समाज कहते हैं। और इन्होंने कृषक समाज को अवशिष्ट समाज कहा था। ध्यान रखिएगा, कृषक समाज को अवशिष्ट समाज किसने कहा है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा
है और इन्होंने मैक्सिको के गांव पर अध्ययन किया था। उस पर वहां पर अध्ययन करने के पश्चात ही ये इन्होंने अवधारणा दी हुई है। और कृषक समाज की औपचारिक अध्ययन की शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है, रॉबर्ट रेडफील्ड से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, या किसने माना कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध होता है? रेडक्लिफ ब्राउन, जिन्सबर्ग, मर्टन, रेमेनफोर्थ यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक संरचना में व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध होता है, ये किसका कहना है? रेडक्लिफ ब्राउन का। ठीक है, विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पर सही। व्यक्तियों के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं उन संबंधों के आधार पर ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, ये रेडक्लिफ ब्राउन का कहना था। और रेडक्लिफ ब्राउन के लिए जो संरचना है, सामाजिक संरचना, वो क्या है? मूर्त है। ठीक है, इन्होंने सामाजिक संरचना को मूर्त बताया था। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, ये इनकी पुस्तक है। एक सेकेंड यहाँ पर लिख देते हैं। African system of kinship and marriage, ये इनकी पुस्तक हो जाएगी। इसके अलावा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये दो पुस्तकें हैं इनकी, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किस प्रकार के अपराधियों की चर्चा सदरलैंड ने अपनी रचना प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में की है? निम्न वर्ग के अपराधी, सफेद पोश अपराधी, आर्थिक अपराधी और राजनीतिक अपराधी यहाँ पर विकल्प में दी गए हैं। सदरलैंड ने प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में, इस पुस्तक में, इनमें से किसकी बात की है? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सफेद पोश अपराधी यानी कि श्वेत वसन अपराध की बात की है। उच्च पद पर आसीन लोगों द्वारा जो किया गया अपराध होता है वो श्वेत वसन अपराध कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? जो टैक्स चोरी होती है वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, घूसखोरी आ जाएगी इसमें, ये सभी श्वेत वसन अपराध के अंतर्गत आ जाएंगे। और सदरलैंड ने, ठीक है, अपराध के दो प्रकार बताए थे। सदरलैंड ने अपराध के दो प्रकार बताए थे। एक बताया था इन्होंने साधारण अपराध, साधारण अपराध, दूसरा बताया था जघन्य अपराध। साधारण अपराध और जघन्य अपराध की बात की थी। अपराधियों का इन्होंने वर्गीकरण किया था। ठीक है, अपराधियों का इन्होंने वर्गीकरण किया था। दो तरह से इन्होंने वर्गीकरण किया था। निम्न वर्गीय अपराधी और दूसरा हो जाएगा सफेद पोश अपराधी। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। और क्राइम यानी कि अपराध, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए, गॉफमैन किससे संबंधित है पूछा जा रहा है। विसरणवाद, प्रकारवाद, अभिनय शास्त्र, संरचनावाद यहाँ पर दिए गए हैं। गॉफमैन इनमें से किससे संबंधित है? अभिनय शास्त्र होंगे, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इनकी जो अवधारणा है, एक है कलंक। ठीक है, कलंक की अवधारणा है। संपूर्ण संस्था की इन्होंने अवधारणा दी है। कलंक की अवधारणा, संपूर्ण संस्था की इन्होंने अवधारणा दी है। अगर हम इनकी बुक्स की बात करें, ठीक है, बुक्स की अगर इनकी बात की जाए तो कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो हो जाएगी असाइलम, ठीक है, सेकंड हो जाएगी एनकाउंटर्स, थर्ड हो जाएगी स्टिग्मा, फोर्थ तो आपने सुनी ही होगी ये सभी बताया भी गया है। बुक्स वाली जब क्लासेस हुई थी तो उसमें थी द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। ठीक है,
ये कुछ इनकी बुक्स हैं, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है। कलंक अवधारणा और संपूर्ण संस्था की अवधारणा गॉफमैन द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रकार्यवाद रेडक्लिफ ब्राउन, संघर्ष रॉल्फ डेहरनड्रॉफ, प्रघटना विज्ञान पीटर ब्लॉ, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद हर्बर्ट ब्लूमर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर प्रघटना विज्ञान में पीटर ब्लॉ नहीं होंगे, शुट्स हर्सल होंगे। ठीक है, शुट्स एंड हर्सल होंगे। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में की है? पीटर बर्जर, रेमंडफोर्ड, थॉमस लकमैन, एमाइल दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शन है। निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में इनमें से किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर सही क्या होगा? एमाइल दुर्खीम होगा। ठीक है, एमाइल दुर्खीम, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक नियंत्रण की बात की जाए तो इसके जनक कौन है? जनक है E.A. रॉस। E.A. रॉस इसके जनक हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल जो कि 1901 में आती, इस पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात की थी। इन्होंने कहा था सामाजिक नियंत्रण ऐसी शक्तियां होती हैं जिसके माध्यम से समूह समाज के द्वारा मान्य व्यवहार है उसके अनुरूप बनाने का प्रयास करता है व्यक्ति को। उसे इन्होंने सोशल कंट्रोल कहा था, सामाजिक नियंत्रण कहा था। और इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसे आप प्लेलिस्ट में फोल्डर आपको मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया है, तो आप वहां से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसने पहली बार जजमानी व्यवस्था की व्याख्या जाति समूहों के मध्य प्रतिमानित अंतःक्रिया के रूप में की है? विलियम वाइजर, ऑस्कर लेविस, A.R. देसाई, योगेंद्र सिंह। यहाँ पर ऑप्शंस है। पहली बार जजमानी व्यवस्था की व्याख्या जाति समूहों के मध्य प्रतिमानित अंतःक्रिया के रूप में इनमें से किसने की है? सही यहाँ पर क्या होगा? विलियम वाइजर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने जो जजमानी व्यवस्था का कॉन्सेप्ट है वो दिया था। इनका जो अध्ययन है वो करीमपुर पर अध्ययन है, उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर अध्ययन करके उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा, जजमानी व्यवस्था की बात की जाए तो यह व्यवस्था जाति व्यवस्था के अंतर्गत एक आर्थिक सामाजिक व्यवस्था है। इसमें लोगों के बीच में एक समझौता होता है जिसके माध्यम से वे अपनी वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। अच्छा, ऐसी जातियां या हम बोले जो वस्तुएं और सेवाएं लेती हैं, ठीक है, जो लेती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? जजमान कहेंगे। वस्तुएं एवं सेवाएं देने वाले को हम क्या कहेंगे? कमीन कहेंगे। इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जाता है। और वाइजर ने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था कहा था, इसे आप ध्यान में रखेंगे। प्रकार्यात्मक संस्था किसके द्वारा कहा गया है? वाइजर द्वारा कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, विश्व ग्राम की अवधारणा किसने दी है? मिल्टन सिंगर, हेबरमास, मार्शल मैक्लुहन, योगेंद्र सिंह। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। विश्व ग्राम, ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? किसने दिया है? मार्शल मैक्लुहन ने दिया है। विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। मैक्लुहन का कहना था कि मीडिया ने संपूर्ण विश्व को एक छोटा सा गांव बना दिया है। यहाँ पर अगर हम विश्व नगर की बात करें, ग्लोबल सिटी की बात करें, तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? सस्किया ससेन का है। सस्किया ससेन ने ग्लोबल सिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। विश्व व्यवस्था सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? वॉलस्टीन के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल सिटी का कॉन्सेप्ट विश्व नगर का सस्किया ससेन ने दिया है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी यानी कि विश्व व्यवस्था का सिद्धांत वॉलस्टीन द्वारा दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसी औद्योगिक समाज में व्यावसायिक स्थिति किस प्रकार प्राप्त होती है? उपलब्धि, प्रदत्त, जन्म या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो औद्योगिक समाज में जो व्यावसायिक स्थिति है वो अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आएगी। यहाँ उपलब्धि होगा सही, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। लिंटन ने परिस्थिति के 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, जो परिस्थिति है उसके 2 प्रकार बताए थे। एक प्रदत्त परिस्थिति है और दूसरा अर्जित परिस्थिति है।
प्रदत्त परिस्थिति जो जन्म से हमें मिल रही है, ठीक है, इसे व्यक्ति प्राप्त करता है योग्यता से, ठीक है, प्राप्त करता है योग्यता से, और जो प्रदत्त है वो जन्म से मिल रही, इसमें जाति आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है आधुनिकीकरण का अर्थ है पुरानी विचारधारा में कोई विश्वास नहीं, प्रत्येक पुराने तरीके के विरुद्ध, प्रत्येक तरीके पर विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास, प्रत्येक आधुनिक तरीके पर अंधविश्वास। आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है ये पूछा जा रहा है। यहां पर कौन सा विकल्प होगा सही? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्येक तरीके पर विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास। ऑप्शन सी यहां पर राइट है। प्रश्न है डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर के लेखक हैं प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, डीपी मुखर्जी, योगेंद्र सिंह। यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। डायमेंशंस ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर किसकी है ये पूछा जा रहा है। यहां पर सही क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? डीपी मुखर्जी होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनकी कुछ बुक्स हैं, जैसे कि एक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशोलॉजी, ये एक पुस्तक है। इसके अलावा सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन कल्चर है, मॉडर्न इंडियन कल्चर है, मॉडर्न इंडियन कल्चर हो जाएगा। एक पुस्तक इनकी है पर्सनैलिटीज एंड द सोशल साइंस, ठीक है, ये हो जाएगा। एक डाइवर्सिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। डाइवर्सिटीज किसकी है? डीपी मुखर्जी की पुस्तक है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशोलॉजी, सोशोलॉजी ऑफ इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन कल्चर, पर्सनैलिटीज एंड द सोशल साइंस एंड डाइवर्सिटीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं डीपी मुखर्जी की, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है किसने कहा है कि सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप है? सभ्यता को संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप किसने कहा है? गिलिन एंड गिलिन, ऑकबर्न, समनर, डेविस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या हो जाएगा? सही यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा गिलिन एंड गिलिन, ठीक है, गिलिन एंड गिलिन हो गया। और इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम कल्चरल सोशोलॉजी है, ठीक है, कल्चरल सोशोलॉजी, ये गिलिन एंड गिलिन की पुस्तक है। इन्होंने संस्था को, ठीक है, संस्था को क्या कहा था? सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई। संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, ठीक है, ये बताया था। इसके अलावा जो संस्थाएं होती हैं वो संस्कृति की वाहक होती हैं। संस्थाएं संस्कृति की वाहक है, ये गिलिन एंड गिलिन का कहना था। संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती हैं, ये भी गिलिन का कहना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है निम्न में से किसने उत्तर औद्योगिक समाज को सफेद पोष समाज कहा है? विलियम गुडे, टॉफलर, कॉल पॉपर, डेनियल बेल। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। उत्तर औद्योगिक समाज सफेद पोष समाज है, किसके द्वारा कहा गया है? विलियम गुडे द्वारा। विकल्प ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है बिरहोर एवं खरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। ऑप्शंस में है भोज्य पदार्थ संग्रह, खेतीबाड़ी, कुटीर उद्योग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिरहोर एवं खरिया जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या है? भोज्य पदार्थ संग्रह होगा। विकल्प ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है किस जनजाति के लोग वर्षा करने के लिए आग जलाकर धुआं उत्पन्न करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाए? संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, थारू जनजाति और हो जनजाति यहाँ पर विकल्प है। वर्षा हो इसके लिए आग जलाकर धुआं उत्पन्न करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाए और वर्षा हो जनजाति द्वारा किया जाता है। और इस पर अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? मजूमदार के द्वारा इस जनजाति पर अध्ययन किया गया है। विकल्प डी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है परिवार एक फैक्ट्री है जो मानवीय व्यक्तित्व को उत्पादित करती है, या किसका कहना है? पार्सन्स, स्मॉल, मैकेवर, कूले। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर?
यहाँ पर ऑप्शन बी होगा पार्सन्स। ठीक है, पार्सन्स यहाँ पर राइट है। अब देखिए प्रश्न है किसके अनुसार संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है। संस्कृति को मानव प्रजाति की स्मृति किसके द्वारा कहा गया है? रॉस, नैनकी, चार्ल्स पेज, बेरेस्टेड यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है, यह किसके द्वारा कहा गया है? रॉबर्ट बेरेस्टेड द्वारा कहा गया है। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कल्चर इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। लिंटन है, ठीक है, लिंटन ने क्या कहा है? समाज के सदस्यों की जीवन शैली कहा है। संस्कृति को समाज के सदस्यों की क्या कहा है? एक सेकेंड, जीवन विधि कहा है। ठीक है, इन्होंने जीवन विधि कहा है। समाज के सदस्यों की संस्कृति जीवन विधि है, लिंटन का आपको नाम याद रखना है। फिर एक है रॉबर्ट रेडफील्ड, इन्होंने संस्कृति को समाज के सदस्यों की जीवन शैली कहा है। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने जीवन शैली, लिंटन ने जीवन विधि कहा है। हर्शकोविट्स की बात आती है, इनका ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। पर संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग माना है। मानव निर्मित भाग कहा है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये हर्शकोविट्स के द्वारा कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है किसके अनुसार स्वजातिवाद संघर्ष का प्रथम प्रमुख आधार है? स्वजातिवाद को संघर्ष का प्रथम प्रमुख आधार किसने बताया है? कार्ल मार्क्स, कोजर, डेविस, C.W. मिल्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कॉन्फ्लिक्ट को जब सोशल प्रोसेस सामाजिक प्रक्रिया वाला टॉपिक कंप्लीट कराया गया था उसमें पढ़ा गया था। संघर्ष की बात की जाए तो ये कैसी प्रक्रिया है? चेतन प्रक्रिया है। चेतन प्रक्रिया के अलावा वैतिक प्रक्रिया मानी जाएगी। ये वैतिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। हर समाज में हमें ये संघर्ष देखने को मिलेगा और अनिरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर किंग्सले डेविस होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और इनका एक कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड एक आता है स्टेटमेंट कि जहाँ प्रतियोगियों का ध्यान प्रतिस्पर्धा से हटकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है वहाँ पर संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इस तरीके से पूछा जाता है। किसका कहना है? डेविस का कहना है। ध्यान से सुनिएगा, जहाँ प्रतियोगियों का ध्यान प्रतिस्पर्धा से हट करके प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है वहाँ संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, या किंग्सले डेविस का कहना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी है? लुई वर्थ, रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, हेनरी मैन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ग्राम नगर सातत्य की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पर सही होगा रॉबर्ट रेडफील्ड। अब इनकी अवधारणाओं की बात की जाए तो एक अवधारणा कृषक समाज की है, दूसरी अवधारणा लघु समुदाय की है, लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा की अवधारणा दी है इन्होंने। लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा, लघु समुदाय, कृषक समाज, लोक संस्कृति और लोक समाज, ये सारी अवधारणाएं रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दी गई हैं। कृषक समाज की अवधारणा, लघु समुदाय, लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा, लोक संस्कृति और लोक समाज की अवधारणाएं रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लघु और वृहद परंपराओं का अध्ययन किया है? M.N. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, मैकम मेरेट, S.C. दुबे यहाँ पर ऑप्शंस हैं। लघु और वृहद परंपराओं का अध्ययन इनमें से किसके द्वारा किया गया है? मैकम मेरेट द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, मैकम मेरेट द्वारा किया गया था। और ये जो कॉन्सेप्ट है लघु और वृहद परंपरा का किसका है? रॉबर्ट रेडफील्ड का है, अभी आपको बताया गया है। प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से परिवार की उत्पत्ति हेतु क्रमिक विकास के विचार की अवधारणा किसने दी? परिवार की उत्पत्ति हेतु क्रमिक विकास की विचार की अवधारणा किसने दी है? मॉर्गन, टायलर, बैकोफेन, मेलोनोवस्की यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? मॉर्गन होगा। पहले इन्होंने समरक्त परिवार की बात की है। पहला क्या है? समरक्त परिवार। दूसरा है समूह विवाही परिवार, युगल परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और फिर एक विवाहीय परिवार। ठीक है, ये परिवार के प्रकार कह लें आप, या परिवार की उत्पत्ति का जो विकास हुआ है जो चरणों में, वो बताया है मॉर्गन ने।
इसे क्रम में आपको याद करना है, क्रम से पूछा जाता है, ठीक है। तो मॉर्गन होगा यहाँ पर। सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? कूले, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? किंग्सले डेविस ने। डेविस एंड मूर यहाँ पर याद रखिएगा, डेविस एंड मूर, हो सकता है डेविस ना हो मूर हो। तो सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत डेविस एंड मूर के द्वारा दिया गया है। किस पुस्तक में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है डेविस एंड मूर ने? तो बुक का नाम याद रखिएगा, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन ये पुस्तक है जिसमें उन्होंने ये अपना सिद्धांत दिया है, और इनके सिद्धांत की जो आलोचना है वो ट्यूमेन द्वारा की गई है, ठीक है। ट्यूमेन ने इसकी आलोचना की है, इनके इस सिद्धांत की किस लेख में की है ट्यूमेन ने? तो ट्यूमेन ने अपने लेख आ क्रिटिक टू सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, ये इनका लेख है ट्यूमेन का। इस लेख में ट्यूमेन ने पार्सन, डेविस एंड मूर के सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत की आलोचना की है। यहाँ पर बी सही होगा। प्रश्न है इंडियन विलेज 1955 ये पुस्तक किसने लिखी? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कार्वे, डी.एन. मजूमदार, यहाँ पर विकल्प है। इंडियन विलेज किसकी पुस्तक है? सही यहाँ पर क्या होगा? एस.सी. दुबे होगा, श्यामा चरण दुबे हो जाएगा। इनके कुछ बुक्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि द कमार है, कमार जनजाति पर सबसे पहले इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। इसके अलावा एन इंडियन विलेज हो जाएगी, एन इंडियन विलेज हो जाएगी, ये इनकी पुस्तक हो जाएगी। इसके अलावा इंडियाज चेंजिंग विलेजेस हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी। इंडियन सोसाइटीज हो जाएगी, इंडियन सोसाइटीज हो जाएगी। ये कुछ पुस्तकें हैं दुबे की जो कि इनके द्वारा दी गई हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है, इन्हें आप याद कर लीजिए। प्रश्न है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? आर.के. मुखर्जी, पी.एच. प्रभु, एम.एन. श्रीनिवास, के.एम. कपाड़िया, यहाँ पर ऑप्शंस है। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? तो यहाँ पर ये किसकी हो जाएगी पुस्तक? पी.एच. प्रभु की, बी होगा यहाँ पर सही। एंड लास्ट है प्रश्न, यह कथन किसका है कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है, जहां परिस्थिति का संबंध प्रतिष्ठा से और भूमिका का संबंध निष्पादन से है? रॉल्फ लिंटन, आर.के. मर्टन, मैक्स वेबर, पीटर बजर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है, जहां परिस्थिति का संबंध प्रतिष्ठा से है और भूमिका का संबंध निष्पादन से है। यहाँ पर सही होगा रॉल्फ लिंटन, ठीक है, लिंटन यहाँ पर राइट है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।